हेलो। 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 हेलो सर। आवाज सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर, कट गया था। हाँ, कट गया तो उसी को फिर से मतलब अभी फिर कनेक्ट किया। वही मैं देख रहा कट गया तुरंत। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। तो मैं कह रहा था कि आई वांट टू से दैट द इंटीग्रल वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी एल इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड ई, that is force, integral a to b, electrical field e vector e dot dl between the any 2 points a and b measures the work done by the electrical field in a unit moving unit positive charge from a to b. It can be shown that the line integral independent path of the following between the points. ठीक है। तो the line integral for the any closed curve is 0। अगर आपका लाइन इंटीग्रल किसी भी क्लोज कर्व के लिए अगर रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी वैल्यू जीरो होती है, होता ही है क्लोज कर्व के लिए वैल्यू जीरो होती है। इन सच केस द क्लोज कर्व ए इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। तो आपको पता होगा कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में पढ़े हैं। हेलो। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड क्या होता है, क्लोज पाथ क्या होता है। ये जो नोटेशन है ये किस में यूज किया जाता है, किस इंटीग्रल में यूज किया जाता है, किस टाइप के इंटीग्रल में एक क्लोज कर्व पाथ इस तरीके का इंटीग्रल यूज किया जाता है। एरिया में भी सर कंफर्म नहीं है। नहीं, ये जो क्लोज पाथ देखिए, एक रियल इंटीग्रेशन होता है। आप रियल इंटीग्रल करते हैं ना, रियल मतलब वैल्यूज के लिए, है ना। इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स या कास एक्स साइन एक्स ऐसे करते हैं। इंटीग्रल 0 to π/2 कास थीटा साइन थीटा डी थीटा क्या होगा वैल्यू, तो ये रियल का होता है। और ये जो होता है ये कंटूर इसको बोलते हैं। कंटूर यहाँ पर सी भी लिखा रहता है, जो भी इसका एरिया रहेगा कंटूर सी वेक्टर ए डॉट डी एल। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो होता है ना उसका जो इंटीग्रल होता है क्लोज पाथ या इस तरीके का नोटेशन होता है ऐसा। तो ये जो है क्या आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो इंटीग्रल यूज होता है जनरली इस टाइप का होता है जो क्लोज पाथ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। या ओपन पाथ भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब इस टाइप का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो इंटीग्रल यूज किया जाता है इसमें ऐसा होता है। तो कहने का मतलब कि ए डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू जीरो इन सच केस इज कॉल्ड ए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड ए फिजिक्स का टर्म है। तो ये आपको समझ में आया कि लाइन इंटीग्रल का कहाँ पर यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए यूज किया जाता है। और एक यूनिट क्या है आपका उसके लिए हो गया यूनिट चार्ज जो फ्लो करता है ए से बी, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपका ये लाइन इंटीग्रल वगैरह यूज किया जाता है। तो ये फिजिक्स का पोर्शन, इससे बेटर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो और क्लोज पाथ रहेगा तो उसके लिए अगर ए जीरो होगा इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि वो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होगा। ठीक है। तो ये है आपका। अब देखिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल हम कैसे करते हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट होता है। सरफेस ठीक है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर द डॉट। आपका आवाज में सर रुक रुक के आ रहा। अच्छा, नेटवर्क का यार थोड़ा कहीं कहीं दिक्कत तो होता होगा, मुझे जहाँ तक मेरा तो अभी सही चल रहा है। थोड़ा आप भी देखिए। अच्छा देखिए, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर सुनाई दे रहा है ना साफ अब। अब आ ठीक रहा है। सर। हाँ, तो क्या ना नेट का थोड़ा सा लगता है कुछ कुछ कहीं कहीं दिक्कत होता होगा। तो हो गया। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ये क्या होता है,
जैसे आपका उधर बताया था लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर, तो इसी तरीके से द डॉट आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए विथ ए सरफेस एलिमेंट्स डीएस कंसीडर्ड एज ए वेक्टर। मतलब डीएस क्या है, एक सरफेस है जो वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, इसको कंसीडर किया जाता है एज ए वेक्टर, इज कॉल्ड ए सरफेस इंटीग्रल एंड फॉर इंटायर क्लोज कर्व्स एस it will be equal to the summation of the elementary surface integral। elementary surface integral ये कैसे रिप्रेजेंट किया, डॉट प्रोडक्ट के होता है। तो देखिए इसका जो आपका सरफेस इंटीग्रल होता है इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, क्लोज कर्व, क्लोज क्लोज, ठीक है, आप द इंटीग्रल वेक्टर ए डॉट वेक्टर डीएस। डीएस क्या है, एक एलिमेंट्री सरफेस है। तो वेक्टर ए और इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, या इसको इस तरीके से कहते हैं क्लोज कर्व डबल इंटीग्रेशन बाउंडेड, मतलब रीजन एस वेक्टर ए डॉट डीएस। इन दोनों तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और क्लोज कर्व एस ए क्रॉस डीएस, और इसको ऐसे भी डबल इंटीग्रेशन क्लोज कर्व एस वेक्टर ए क्रॉस डीएस, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको बोलते हैं मैथमेटिकली, मतलब इस तरीके से होता है, तो इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर। अब एक और है डिफिनीशन कर लेते हैं, एक छोटा छोटा डिफिनीशन है। हाँ, एक चीज और आपको बता देते हैं, ये सब प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, और इसका डिफिनीशन भी जनरली नहीं पूछता है, लेकिन ये डिफिनीशन ये याद रहना चाहिए। मैथमेटिकल टर्म जो है लाइन इंटीग्रल का क्या किससे रिप्रेजेंट होता है, या सरफेस इंटीग्रल का, तो ये मतलब न्यूमेरिकल वगैरह में ज्यादातर आता है। ठीक है, इसके बाद इसी से रिलेटेड जो होता है आपका लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, इसी से रिलेटेड जो है आपका वो आता है, क्या बोलते हैं, थ्योरम, गास थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम, इसी से रिलेटेड होता है वो सब। तो इसीलिए आपको ये जानना थोड़ा बेसिक चीज जरूरी है। और एक चीज कि इसमें जो होता है इसका प्रूफ नहीं है, किसका, ग्रीन गास स्टोक थ्योरम का प्रूफ नहीं है, आपका केवल स्टेटमेंट है। तो आपको एग्जाम में जो होता है लिख सकता है कि राइट द स्टेटमेंट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आपको स्टेटमेंट अच्छे से याद होना चाहिए तीनों का। ठीक है, और उसके बाद उससे न्यूमेरिकल रिलेटेड आता है, तो उसी बेस्ड पे आपका न्यूमेरिकल रहेगा। तो देखिए बताते हैं कैसे होता है। तो ये समझ में आया, जो आपका सरफेस इंटीग्रल इससे रिप्रेजेंट होता है, एक कोई वेक्टर है डीएस, एक एलिमेंट्री क्या बोलते हैं सरफेस है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं क्लोज पाथ या क्लोज कंटूर के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, क्लोज पाथ या क्लोज कंटूर भी बोलते हैं, कंटूर का मतलब वही होता है। ठीक है, फिजिकली में दिया है, फिजिकली द सरफेस इंटीग्रल रिप्रेजेंट ए फ्लक्स ऑफ द वेक्टर ए ओवर द इंटायर सरफेस एस। तो बताइए फ्लक्स क्या होता है, कोई बताए, कोई, पर्टिकुलर एरिया में सर कितना चार्जेस आ रहा है सर। हाँ मतलब उससे कितना चार्जेस पास हो रहा है, या कोई मतलब रेस की हम बात करें तो किसी मतलब यूनिट, मतलब कोई सरफेस है यूनिट, मतलब सर्किल टाइप का कोई यूनिट मतलब सरफेस है, उससे कितना रेज एक साथ में पास कर रहा है, वही सब मतलब होता है आपका, उसी से ये है जो बोल रहा है, क्या है, सरफेस इंटीग्रल रिप्रेजेंट होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी है, देखिए उसमें कर्ल और डाइवर्जेंट का डिफिनीशन उसमें आता है बेसिकली। ये देखिए एग्जांपल, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ई दैट इज फोर्स ओवर ए सरफेस एस रिप्रेजेंट ए फ्लक्स ऑफ ई दैट इज फ्लक्स फाई इक्वल टू कंटूर सी, कंटूर सी नहीं है यस है, तो कंटूर यस फील्ड ई वेक्टर फील्ड ई डॉट डीएस, मतलब वेक्टर डीएस, तो इसे रिप्रेजेंट होता है फ्लक्स फाई। ठीक है, तो ये आपका किसका एग्जांपल है,
ये आपका इसका सरफेस का एग्जांपल है, ऐसे भी लिया जाता है, मतलब ये आपका है। तो अब लास्ट आता है आपका वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर। द प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ ए वॉल्यूम एलिमेंट्री ऑफ एनी आर्बिट्रेरी volume is called a volume integral. That is, it is represented as a closed contour V A vector A dV or closed contour triple integral वेक्टर A dV। इस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है वॉल्यूम इंटीग्रल। तो आपके जो सिलेबस में है, मैंने देखा था ज्यादातर लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल है और वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम क्या है, ये जो थ्योरम है ना तीनों, उसी से ये भी रिलेटेड होता है कहीं कहीं पर, इसलिए ऐसे है। अब देखिए एक सबसे मतलब इम्पोर्टेंट 3 थ्योरम है आपका। जो यूनिट सेकेंड है ग्रेडियंट, कर्ल, वेक्टर, ये सब मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये जो बता दिया था आपको, तो उसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम, ठीक है। और इसमें एक थ्योरम इसी इन्हीं मतलब डिफिनीशन पे बेस्ड होता है थोड़ा। स्टोक थ्योरम है, ग्रीन थ्योरम है, गाउस थ्योरम है। तो इसका स्टेटमेंट आपको तीनों का याद करना है अच्छे तरीके से समझ के, और फिर उसके बाद इससे न्यूमेरिकल रिलेटेड आएगा तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका स्टेटमेंट को मतलब देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट थ्योरम क्या है, इसका ये स्टेटमेंट क्या है स्टोक थ्योरम का। तो स्टोक थ्योरम स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर ए अराउंड ए क्लोज्ड कर्व सी, ठीक है, इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्व, कर्व नहीं कर्ल, दैट इज कर्ल ऑफ दैट वेक्टर ए टेकन ओवर द सरफेस एस बाउंडेड बाय द क्लोज कर्व सी। तो उसको हम बोलते हैं स्टोक थ्योरम। दैट इज स्टोक थ्योरम इज रिप्रेजेंट बाय द क्लोज कंटूर सी। इसको देखिए क्लोज पाथ सी भी बोलते हैं, क्लोज कंटूर सी भी बोलते हैं। बात समझ गए? इसको इन मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कंटूर भी बोलते हैं, ठीक है, या क्लोज पाथ सी या क्लोज कंटूर सी। समझ गए? हेलो? सर हाँ, मतलब इसको पढ़ने का है क्लोज कंटूर सी या क्लोज पाथ सी, इसका ये मतलब होता है ये वाले का। तो वेक्टर ए डॉट डीएल इज इक्वल टू क्लोज कंटूर सी इन ब्रैकेट डेल, वेक्टर डेल, हाँ वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट डीएस। तो ये जो होता है इसके इक्वल होता है दिस दिस इज कॉल्ड द स्टोक थ्योरम स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसी चीज को लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखा है। अब डायरेक्ट जो होता है ऐसे लिखेंगे थोड़ा सही नहीं रहेगा, तो उसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख दिया गया है स्टेटमेंट को, ठीक है। और ये डिफाइन कर दिया कि ए क्या है, ए कोई वेक्टर है, और डीएस क्या है, एलिमेंट्री सरफेस है। तो और क्लोज कर्व सी जो होता है कंटूर, क्लोज कंटूर यस के इक्वल होता है, और ये इसका रिलेशन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोक थ्योरम। समझ गए? तो ये आपका स्टोक थ्योरम है। हेलो? हेलो? यस सर। हाँ, जैसे अभी ये अगर क्लोज हो जाता है, ठीक है, आ, तो नहीं ये तो चलेगा 40 मिनट, ठीक है, 40-45 मिनट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कंटिन्यूअस अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, डिसकंटिन्यूअस होगा तभी दिक्कत आएगा। तो ये ठीक है, ये डिफिनीशन है, ये आपको स्टेटमेंट लिख कर करके याद करना पड़ेगा। इसका प्रूफ जो है आपके कोर्स में नहीं है, हाँ बियॉन्ड द सिलेबस है ऑफ द प्रूफ। केवल स्टेटमेंट याद रखिए, इससे बेस्ट न्यूमेरिकल आएगा। तो ये हो गया। दूसरा आप देखते हैं, अरे यार इसको क्या हो गया, कट कैसे गया। चलो, यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल था,
नहीं क्लोज कर्व तो बाद इंटीग्रल तो बता दिए थे। इसमें कोई यार पोर्शन जो है मुझे दिखा नहीं लगता है, थोड़ा सा कैंसिल हो गया है। कौन सा है? देखते हैं कौन सा है। ये गास थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं, कहाँ गया, हाँ ये गास थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये क्या है, गास थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये डाइवर्जेंट की तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ कट हो गया है, टेकन द ओवर द क्लोज सरफेस, मतलब इसमें भी वही डिफिनीशन है कि कोई सरफेस एरिया है आपका, क्लोज सरफेस है। देखिए क्लोज सरफेस है जो वॉल्यूम वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है, और ये जो होता है डाइवर्जेंट थ्योरम के नाम से भी देखिए डाइवर्जेंट ऑफ ए वेक्टर ए ओवर द वॉल्यूम, दैट इज ये जो होता है इसका जो मैथमेटिकल टर्म है इस तरीके से represent किया जाता है। ये है आपका गास थ्योरम। हाँ गास थ्योरम है, ठीक है। इसका जो पार्ट है मैं बाद में फिर से बता दूंगा, स्टेटमेंट इसमें आपको दूंगा। तो इसमें कट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। जब मैं वो लिया था तो उस समय तो सही लग रहा था, पता नहीं कैसे कट हो गया होगा। ठीक है, इसको भी बता दिए। ये आपका गास थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके बाद एक और है, दिखा देते हैं आपको, वो भी बता देंगे। ये है आपका ग्रीन का, ग्रीन्स थ्योरम। द स्टेटमेंट इफ फाई एक्स कामा वाई, ए फाई, इसको क्या पढ़ते हैं, फाई इसको क्या पढ़ते हैं, ये त्रिशूल जो बना है, साई। हाँ, साई ऑफ एक्स वाई डेल फाई ओवर डेल वाई एंड डेल फाई ओवर डेल एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर ए रीजन आर बाउंडेड बाई ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी इन एक्स वाई प्लेन, देन, ठीक है, देन क्लोज कंटूर सी फाई डी एक्स प्लस psi dy is equal to double integral over the region R del phi del psi over del x minus del phi over del y dx dy। ये मैथमेटिकली ग्रीन थ्योरम इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए एक्स वाई प्लेन के लिए बात कर रहा है, तो आपका जो स्टेटमेंट है ग्रीन थ्योरम का ये इससे रिप्रेजेंट होता है, ये मैथमेटिकल टर्म है। तो ये आपको मतलब थोड़ा याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ से कि आपका क्या है स्टेटमेंट, क्या, इफ फाई ऑफ एक्स वाई साई ऑफ एक्स वाई डेल फाई ओवर डेल एक्स एंड डेल फाई ओवर डेल एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर ओवर ए रीजन आर बाउंडेड बाई ए सिंपल क्लोज कर्व सी इन द एक्स वाई प्लेन, देन इट इज रिप्रेजेंट बाई दैट टर्म। तो एक चीज आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो ग्रीन्स जो है दिया स्टेटमेंट, ग्रीन्स एक मैथमेटिशियन थे। ग्रीन्स जो ग्रीन उन्हीं के नाम पे शायद है, ये स्टोक है, ग्रीन्स है, गास है, ये लोग मैथमेटिशियन थे, ठीक है। और फिजिक्स में भी मतलब बहुत से फील्ड में ये लोग काम किए थे। तो इनके नाम पे जो होता है इनका थ्योरम बोल दिया गया। जैसे ये सब जो टर्म होते हैं, ये वाले टर्म, ये कैसे होता है, इसका प्रूफ जो होता है ना, पहले फिजिकली सोचते हैं, फिर बाद में उसको मैथमेटिकल कन्वर्ट करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, फिर उसको प्रूफ कर करके देखते हैं। तो ये प्रूफ कभी कभी क्या होता है, 10-10 पेज का होता है, 20 पेज का होता है, 50 पेज का होता है, 2 पेज का होता है, 5 पेज का भी होता है। जैसे आप जो भी फार्मूले वगैरह पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, वो क्या होता है, ऐसे ऐसा नहीं है कि वो 1 पेज का है और आपको फार्मूला दे दिया। तो बहुत सा जो होता है प्रूफ जो होता है बहुत लंबा लंबा होता है, इसीलिए कुछ कुछ प्रूफ जो है आपके सिलेबस में नहीं दिया जाता। कुछ कुछ जो इस्तेमाल होता है या कुछ जिसको जरूरत होता है कि इस फील्ड में आपको इसका प्रूफ का जरूरत है, तो वो देता भी है, ठीक है। जैसा आपका मतलब लेवल रहता है उस हिसाब से देता है, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ इसमें मतलब नहीं है आपके कोर्स में, और ये जो है आपका दिया गया है। तो इस तरीके से मैथमेटिशियन जो होते हैं उसके बारे में बहुत ही सोचते हैं। जैसे आप उसके बारे में पढ़े होंगे, हीट का इक्वेशन, ठीक है, हीट का इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे किया जाता है, तो वो लोग भी अपना देखते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, ठीक है। सोचते हैं, फिर उसको बाद मैथमेटिक्स में उसको कन्वर्ट करते हैं कि कैसे इसका मैथमेटिकल टर्म होगा। हाँ, तो इस तरीके से मतलब फार्मूलेज वगैरह बनते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सपना आया और उन्होंने बैठा और कलम लेके लिख दिया, ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज को मैथमेटिकल टर्म को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। क्यों नहीं खुल रहा है?
एक मिनट। तो कुछ चीजें हैं आगे, अब उसके एग्जाम्पल वगैरह और भी बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आपका कुछ है, दिखा देते हैं कुछ बेसिक चीजें। देखिए ये सब प्रॉपर्टी आप थोड़ा याद रखिएगा। जैसे थ्री थ्री आपका वेक्टर है, इसका आप इस तरीके से ले रहे हैं वेक्टर, प्रोडक्ट थ्री वेक्टर्स है, तो आपका ये फार्मूला होता है ए वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, हाँ, इक्वल टू माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी। ये आपको कहाँ पर प्रूफ करने के लिए आ सकता है? ये आपको जब गास कर्ल डाइवर्जेंट ग्रेडियंट वगैरह पढ़ेंगे तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन कुछ कुछ में ऐसा फार्मूला यूज होता है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका भी कुछ है डेरिवेशन का। इफ ए बी सी आर द थ्री वेक्टर पॉइंट्स ओवर ए स्केलर वेरिएबिलिटी देन इट इज रिप्रेजेंट बाय दिस टाइप, ठीक है। ये फार्मूलेज हैं, इसको आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, ठीक है। और मैं कुछ कुछ डिफिनीशन वगैरह बता देते। देखिए जैसे आपका वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कैसे आपका रिप्रेजेंट होता है, मैंने बताया था। ये जो ट्रायंगल होता है उसका जस्ट रिवर्स टाइप में लिखते हैं, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर, इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। द फॉलोइंग क्वांटिटी विच इज इन्वॉल्व द एबव ऑपरेटर, मतलब डेल ऑपरेटर से क्या क्या होता है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंट कर्ल, ये सब भी मतलब इससे रिलेटेड होता है, तो ये इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ये अलग से एक नोट्स है मेरे पास, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो डेल फाई मतलब ग्रेडियंट अगर की बात करें तो डेल फाई हम लिखते हैं, इसकी वैल्यू इतनी होती है, तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ ए पॉइंट फंक्शन होता है, ठीक है। केवल ग्रेडियंट जो होता है आपका उस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, इस तरीके से। ये थोड़ा मतलब बेसिक डिफिनीशंस हैं। ये सब है, देखिए ये सब प्रूफ करने के लिए छोटा छोटा स्टेटमेंट है, ग्रेड ए प्लस माइनस ग्रेड जी, तो इसको टेक देख लीजिएगा। और ये वाला जो है आपका डेल डेल फाई डॉट डी आर, इसकी वैल्यू क्या होती है। और आपका ये भी मैंने बताया था, डेल आर इक्वल टू वेक्टर आर ओवर आर। और ये प्रूफ कराया था थोड़ा थोड़ा, ये छोटा छोटा स्टेटमेंट। हाँ, वेक्टर आर ओवर आर स्क्वायर लॉग ऑफ आर, ये प्रूफ कराया था कि नहीं कराया था, बोलिए। यस सर हाँ, तो ये भी प्रूफ कराया था। तो ये सब जो है बेसिक है, और एग्जाम में पूछ भी सकता है, जैसे डेल एफ आर क्रॉस डेल आर इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये भी आता है। तो ये आपका देखिए इसमें भी प्रूफ दिया है, कुछ कुछ देखिए मैंने बताया भी था और ये यहाँ पर दिया भी है। तो बाद में मैं ये भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और वैसे भी मैंने पढ़ाया था अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्शन डेरिवेटिव का डिफिनीशन वगैरह मैंने बताया था, ठीक है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोएफिशिएंट ऑफ जे इक्वल टू जीरो, कोएफिशिएंट ऑफ के इक्वल टू जीरो, ये सब डायरेक्शन डेरिवेटिव का अलग अलग प्रॉपर्टी टाइप में दिया है। फिर एंगल बिटवीन द टू, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू सरफेसेस फाई वन फाई टू, देन cos थीटा। तो डेल फाई वन डॉट डेल फाई टू डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डेल फाई वन डेल फाई टू का मॉड ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दो सरफेस के बीच में एंगल निकल जाएगा। दो सरफेस के बीच में एंगल का क्या मतलब होता है, आता है समझ में ना? एंगल का क्या मतलब होता है, जैसे दो कॉपी है उसके बीच में हम कोई एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का बोला है कि दो सरफेस है, उन सरफेस के बीच में कितना एंगल होता है, तो उसके बारे में बोला है कि इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, वेक्टर के टर्म में रहेगा तो इस तरीके से निकालते हैं। ये फार्मूला है ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक। अब देखिए इसमें दिया, इफ बी द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल देन द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए इज गिवन बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, इस तरीके से होता है। फिर इसका भी एक है, इसका जरूरत नहीं है प्रोजेक्शन वगैरह का, तो कहीं कहीं पे जरूरत पड़ जाता है। तो ये आपको मैंने बेसिक डिफिनीशन बताया था डाइवर्जेंट के बारे में, कि डाइवर्जेंट आपका क्या होता है, डेल डॉट
वेक्टर एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका जो होता है ऐसे हम पार्शियली डेरिवेटिव टाइप में लिखते हैं, इसे बोलते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट आपका क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। फिर एग्जांपल दिया, फिर उसको फाइंड आउट किया कि एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो डेल डॉट एफ इक्वल टू 3 होता है। इफ एफ एक्स इक्वल टू इतना, तो डेल डॉट एफ इतना होगा। ठीक है, ये मैंने बता चुका है, सब बेसिक बेसिक डिफिनीशन हैं। जैसे साइलिनाइडल का केस होता है, तो कोई भी वेक्टर अगर अगर साइलिनाइडल है, इसका क्या मतलब होता है, उसका डाइवर्जेंट, if we have take the divergent then the f equal to 0, then f is called as divergent। और साइलिनाइडल का क्या मतलब होता है कि उसका कर्ल लेंगे अगर उस वेक्टर का, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो उसको हम बोलते हैं इरोटेशनल। ठीक है, इरोटेशनल बोलते हैं। और इसकी वैल्यू देखिए इस तरीके से निकाला, कर्ल का डिफिनीशन है, इस समय बता चुका था। ये बेसिक जो होता है, इफ आई द स्केलर पॉइंट फंक्शन ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन देन द, इसको प्रूफ करने के लिए आपको कभी कभी पूछ सकता है कि डाइवर्जेंट ऑफ फाई वेक्टर ए इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए प्लस फाई डाइवर्जेंट ए, या इस तरीके से पूछ सकता है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए। देखिए ए और ए दोनों एक ही चीज है। इसमें क्या है, डाइवर्जेंट फाई है, और डाइवर्जेंट फाई को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ऑपरेटर फाई है। तो ये ध्यान रखना कि ये डेल ऑपरेटर मतलब जो डाइवर्जेंट है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक ही चीज है। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। तो इसका प्रूफ इसमें दिया है, देखिए जैसे आपका दिया डाइवर्जेंट फाई ए इक्वल टू हो गया आई डॉट डेल एक्स ओवर फाई ए, ये समेशन लिखा है, इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है, ये समेशन क्यों लिखा है? ठीक है, सोचिएगा इसको समेशन क्यों लिखा है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे ये सर मतलब। ऐड करने के लिए शायद। हाँ, वो जो होता है आई जे के होता है ना, तो तीनों की जगह पर केवल एक ही टर्म को दिखा दिया कि एक के साथ जो होगा वो और के साथ होगा, तो इसलिए ऐसे लिखा है। ठीक है, तो इसको समझिए। तो ये आपका प्रूफ करने के लिए आएगा, तो आपको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, या और भी मैंने तरीका बताया था इसके पहले। तो कर्ल फाई ए का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है या ऐसे होता है, तो ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, और फिर ये भी एक दो ठो है, तो इस तरीके का 2 4 6 क्वेश्चन जरूर से कर लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें जरूर एक दो ठो पूछ सकता है। फिर ये देखिए आपका दिया डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू इक्वल टू है बी डॉट वेक्टर बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी। तो देखिए इसका जो होता है प्रूफ इसमें दिखाया गया है, बताया भी गया है कि डाइवर्जेंट ए क्रॉस बी इक्वल टू जो होता है, आप इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं, समेशन ऑफ यूनिट वेक्टर आई डॉट डेल ओवर डेल एक्स ए क्रॉस बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये फार्मूला आता है ए क्रॉस बी का, जो फार्मूला होता है उसके बेस पे हम करेंगे, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने ऊपर बताया था जो फार्मूला, ठीक है, तो उसी फार्मूले पे बेस्ड है। तो इसको अलग अलग हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, और फिर उसके बाद आई जो है इस पे ऑपरेट करेंगे, तो ए इसके साथ आई एक हो गया, फिर समेशन के साथ ही इसको ब्रेक करेंगे, ये पूरा एक फैक्टर डॉट आई और समेशन, फिर इसके साथ ऐसे कर। तो फिर देखिए सिंस वी नो दैट ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू दिस वैल्यू एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो ये वैल्यू को बोला गया है कि ये आपको याद रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया था ना कि थ्री प्रोडक्ट का जो थ्री प्रोडक्ट वेक्टर जो है, उसके जो फार्मूले डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ये सब या वेक्टर प्रोडक्ट ये सब आपको याद रहना चाहिए। तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये ऐसे होता है और ये वाला ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। तो इसके प्लेस पे देखिए इसको जो होता है किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, इस तरीके को ऐसे लिख दिया, फिर इसको नेगेटिव टाइप में लिख दिया। फिर उसके बाद बोला गया कि ये आपका क्या है, एक कर्ल का डिफिनीशन है, ए डॉट जो होता है आपका आई क्रॉस डेल ओवर ए ओवर डेल एक्स, ये क्या कर्ल ए का डिफिनीशन है। और एक कर्ल ये जो होता है आपका समेशन हो गया, और
ये किसका डेफिनेशन, ए बी कर्ल बी का डेफिनेशन है। इसको थोड़ा सा और फिर से सिंप्लीफाई किया तो आपका ये प्रूफ हो गया। तो ये आपको आना चाहिए, सब जो बेसिक फार्मूलेज होते हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बीच बीच में प्रूफ करने के लिए जब आप कीजिएगा ये सब जरूरत पड़ेगा। देखिए फिर से दिखा देते, इसमें लिखा है, मैं भेज दूंगा ये वाला भी बाद में। तो ये बहुत मतलब सटीक दिया है, जो आपके पूरे कोर्स को कवर कर सकता है एक साथ। और जो मैंने बताया अलग से एग्जांपल और न्यूमेरिकल वगैरह, वो भी तो ठीक है, और इसको भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये सब है ना, यहाँ पर देखिए ये सब कुछ कुछ डिफिनीशन है, इस तरीके का है, ठीक है डिफिनीशन। कहीं और भी डिफिनीशन है, आप बेसिक जो है और भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो जो भी डिफिनीशन है वो आप देख लीजिएगा, तो उसको काम करेगा आपका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रूफ वाला है, इसको आपको जरूर से करना है, अगर नहीं आएगा तो पूछिएगा तो हम बताएंगे फिर, ठीक है। ये एग्जाम में आपका आएगा, जैसे ये भी देख लीजिए, ये सब कर वगैरह का दिया रिलेशन, और इस तरीके का मैंने बताया है। लेकिन इस समेशन वाला जो है ना, उसको उसको समझ के आपको करना पड़ेगा। और ये सब फार्मूले हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट सी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ब्रैकेट क्लोज सी। ये सब फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये सब फार्मूला इसमें पूरा यूज होता है, 100% समझिए। तो ये आपको करना पड़ेगा ये सब पूरा। तो इसमें इसी से आप ये वाला कुछ कर लेंगे ना क्वेश्चन, जैसे ये वाला है आपका, ये तो मैंने बताया था अभी। तो ये सब अच्छे से याद कर लीजिए, इस सब का पूरा जरूरत पड़ेगा एग्जाम में। फिर ये आपको देखिए कुछ है, ठीक है। तो ये 5 6 7 दिए हैं, इसको कर लेंगे 100%, इसमें से 2 3 आ सकता है एग्जाम में, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है जी। अब आती है बात जो मैंने बताया था, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल आपको मैंने बताया था कि क्या डेफिनेशन होता है और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका फिजिकल मीनिंग भी थोड़ा बताया था। सरफेस इंटीग्रल है आपका, देखिए, ठीक है। तो इसमें बेसिक कुछ डिफिनेशन दिया है, डी एस कॉस ये सब दिया है, ठीक है। कैसे कैसे आप करेंगे इसको देख लीजिए। फिर इसका जो न्यूमेरिकल है आपको मैं कल बताऊंगा। तो 1 2 दिन में या 3 दिन, जितना भी टाइम लगेगा, इसका जितना भी न्यूमेरिकल है आपका, गास थ्योरम, स्टोक थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम का, वो मैं बताऊंगा। उसको जो है आपको तैयार कर लीजिएगा, स्टेटमेंट और प्लस न्यूमेरिकल कैसे उसको सॉल्व करेंगे आप उसको। तो ये यूनिट तब जाके कंप्लीट होगी। तो इसके बाद हम पढ़ाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे अपना, तब आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर वेक्टर में आपका देखिए ये है वेक्टर इंटीग्रेशन थ्योरम में आपका था गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, स्टोक थ्योरम, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट जो होता है एक लाइन में आप देख करके समझ सकते हैं। देखिए ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी कि ये मतलब क्या होता है कि लाइन इंटीग्रल, देखिए ये जैसे इट गिव द रिलेशन बिटवीन द डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये जो गाउस थ्योरम होता है इस तरीके का रिलेशन होता है, आपको मैंने दिखाया था, आप देखिएगा। फिर उसका इट गिव द रिलेशन बिटवीन द सिंगल इंटीग्रल इन डबल इंटीग्रल, मतलब सिंगल इंटीग्रल से डबल इंटीग्रल में चेंज होता है। इट गिव द रिलेशन बिटवीन द सिंगल इंटीग्रल एंड डबल इंटीग्रल, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये स्टोक थ्योरम लाइन इंटीग्रल होता है, और आपका गास जो होता है सरफेस इंटीग्रल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो होता है आपका जनरली मालूम वाला है पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये मैं दे दूंगा आप लोगों को। देखिए ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट ये वाला है जो मैंने अभी बताया था। लेट एस बी ए क्लोज कर्व रिलेशन एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय द कर्व सी, if p of xy and q of xy be the two continuous and differential scalar point function in xy plane, then the contour c, ठीक है, p dx plus q dy equal to
डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन ऑफ del q ओवर del x माइनस del p ओवर del y dx dy। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका दिया है। और गास थ्योरम का डिफिनीशन मैंने बताया था, ये भी देखिए आपका दिया हुआ है इस तरीके से। इस सरफेस इंटीग्रल टू चेंज तो वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सरफेस इंटीग्रल किस में चेंज होता है, तो सरफेस इंटीग्रल जो होता है वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज होता है। ऐसा भी कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, या ऐसे इसका मेन देखिए, ये एक लाइन का भी आपको दिया है, लेट एस बी ए क्लोज सरफेस इंक्लोजिंग द वॉल्यूम वी इफ एफ इज ए कंटिन्यूअस डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन देन द क्लोज कर्व सरफेस एस एफ वेक्टर एफ डॉट एंड डी एस इक्वल टू वॉल्यूम वी डाइवर्जेंट ऑफ एफ डी वी। ये भी आपका डेफिनेशन है, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, और जो मैंने बताया वो भी मतलब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का क्लास है क्या? यस सर, है क्लास। अच्छा अच्छा, तो अगले मंडे को जो है टेस्ट वगैरह मतलब लेंगे हम। और रिजल्ट नहीं दिया अभी तक सर, नेक्स्ट टेस्ट वाला क्या कर रहे हैं? रिजल्ट सर, रिजल्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आज कल मैं देखता हूँ उसको, वो क्या बोलते हैं, निकालना पड़ता है, फिर सेट करना पड़ता है। ठीक है, दे देंगे। हाँ, आजकल में देखते हैं, फिर उसको खोलेंगे ना तो दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर नेक्स्ट मंडे का सर सिलेबस सर कहाँ से कहाँ तक आएगा पूरा? तो नेक्स्ट मंडे को क्विज लेंगे। हाँ, उसमें गास डाइवर्जेंट कल वेक्टर का नहीं ना दिए हैं अभी। नहीं सिर्फ सर, अभी सेकेंड तक वॉल्यूम वाला ले लीजिए ना सर उसमें। अरे मैं जो बोल रहा हूँ वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे इसमें वो नहीं ना आया था ग्रेडियंट कर्ल वेक्टर, ये तो नहीं अभी हुआ है। नहीं सर। हाँ, तो वही वाला दे देंगे बेसिक, कर्ल डाइवर्जेंट ग्रेडियंट डायरेक्शन डेरिवेटिव, ये सब थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद जो होता है एक स्टोक्स थ्योरम में का मतलब न्यूमेरिकल वगैरह दे देंगे, मतलब उसके आगे वाला। तो ऐसे सिंपल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सब लोग अटेंड करिएगा, ये नहीं कि कुछ लोग करे कुछ लोग ना करे, ऐसा नहीं। लेकिन अभी तक आप लोगों का जो है ठीक ठाक है, मतलब जो एग्जाम अटेंड करते हैं ठीक ही ठाक करते हैं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा रहता है, स्ट्रेंथ ठीक है। दो चार लोग तो किसी न किसी प्रॉब्लम में हो इन्वॉल्व हो जाते, इसलिए करते नहीं। हाँ, तो अभी किस सर का क्लास है? भास्कर सर का सर, पीपीएस का क्लास। अच्छा, तो टाइम हो गया? हाँ सर, हो गया। चलिए चलिए ठीक है, थैंक यू। अब कल फिर टाइम से रहिएगा। हाँ, कभी कभी 1-2 मिनट आगे पीछे होता तो घबराया मत कीजिए। ठीक। चलिए ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक थैंक यू सर। यू।